तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर। हम लोगों का ह्यूमन रिप्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग नए लेक्चर की ओर, नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड डिस्कस करना है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से कैसे बच सकते हैं, सेक्स एजुकेशन क्या होता है, ये सब इसमें हम लोग आज पूरा कंप्लीट करेंगे। देखो शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या समझते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि मतलब इसका मतलब सिंपली ये नहीं है कि रेफर टू अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल है, उसका फंक्शन नॉर्मल है, तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने के लिए या रिप्रोडक्टिवली फिट होने के लिए इसका जो एस्पेक्ट है थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट है और बहुत सारे चीज़ों को कवर करता है। मीन्स और बहुत सारे चीज़ों में उसको बढ़िया होना पड़ेगा, तभी जाकर वो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी ह्यूमन बीइंग कहलाएगा। तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हेल्दी होना कोई रिप्रोडक्टिव ह्यूमन नहीं हो सकता। रिप्रोडक्टिव ह्यूमन होने के लिए उसका सोशल बिहेवियर भी देखा जाएगा, उसका मेंटल कंडीशन भी देखा जाएगा, उसका थॉट प्रोसेस भी देखा जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति जिस जगह पे वो रह रहा है, जिस वातावरण में वो रह रहा है, जिस लोकेलिटी में रह रहा है, वहाँ पे उसका बिहेवियर कैसा है सेक्स ऑर्गन को लेकर, किसी भी फीमेल को लेकर, किसी भी मेल को लेकर उसका बिहेवियर कैसा है। वो मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। बहुत लोग होते हैं जो सेक्स एब्यूज करते हैं और फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को लेकर एब्यूज करते हैं। ये सब जिसके दिमाग में ये सब चीज चल रहा है या फिर जो इसका यूज कर रहा है बोलने में, कहने में, चाहे जिस तरीके से भी, तो उसको बोलेंगे सेक्सुअली अनहेल्दी पर्सन। देखो हम लोग क्या यहाँ पे बता रहा है, हाउएवर इट हैज ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉडर है। इसमें क्या आता है, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट भी आता है ऑफ रिप्रोडक्शन अल्सो। मतलब इमोशनल और सोशल, जैसे कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को लेकर उसका थॉट प्रोसेस क्या है, मतलब वो उसके बारे में सोचता कैसे है, उसको कैसे बिहेव करता है, वो किसी को परेशान तो नहीं करता, वो किसी को एब्यूज तो नहीं कर रहा है सेक्स ऑर्गन को लेकर, तो उस व्यक्ति को रिप्रोडक्टिवली अनहेल्दी माना जाता है। और जो मेंटली और सोशली उसके प्रति वो न्यूट्रल अपना थॉट रखता है कि नहीं, जैसा मेल है वैसा फीमेल है, तो वैसे लेकर चलेंगे तो वो एक हेल्दी पर्सन के रूप में माना जाएगा, क्योंकि वो दूसरे को एब्यूज नहीं कर रहा, दूसरे को परेशान नहीं कर रहा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। वो कैसा कैसा हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी होगा और बिहेवियरल भी होगा और सोशल होगा। मतलब WHO के अनुसार कोई व्यक्ति, कोई ह्यूमन बीइंग हेल्दी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तभी है जब वो फिजिकली भी हेल्दी है, उसके साथ इमोशनली भी हेल्दी है, उसके साथ बिहेवियरली और सोशली भी हेल्दी है। उसको बोलेंगे एक कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन है। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने के लिए कितना एस्पेक्ट चाहिए, फिजिकल भी चाहिए, इमोशनल भी चाहिए, बिहेवियरल भी चाहिए और सोशल भी चाहिए। ये सारे जगह पे वो उसका बिहेवियर अच्छा रहेगा, उसका सोचने का तरीका अच्छा रहेगा, जहाँ पे वो जिस लोकेलिटी में रह रहा है वहाँ के लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा रहेगा, तभी वह एक हेल्दी पर्सन माना जाएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्दी एंड प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी, क्या बोल रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उससे रिलेटेड
प्रॉब्लम क्या है, अब उसको सुधारने का स्ट्रेटेजी क्या है, प्लानिंग क्या है, कैसे हम लोग उसको सही कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या हुआ, डिजीज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, उसको बोलेंगे क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसके हाइजीन को मेंटेन करके रखना चाहिए। तो आगे हम लोग इसमें फर्दर डिस्कस करते हैं कि क्या होगा। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इसमें क्या आता है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आता है, जहां पे इंडिया जो है अमॉन्ग द फर्स्ट कंट्री, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला कंट्री है जो इनिशिएट किया एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम टू क्रिएट रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है, सबसे फर्स्ट कंट्री है जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए प्रोग्राम बनाया। क्या बनाया, प्रोग्राम लॉन्च किया, एक्शन प्लान लॉन्च किया। मतलब सबसे पहले इसके प्रति एक्शन प्लान लाने वाला, प्रोग्राम लाने वाला कौन है, इंडिया है। लेकिन बात यह है कि कितना भी प्रोग्राम ले आओ, कुछ भी ले आओ, जब लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तो उसका कोई लॉजिक है नहीं। यहाँ पे सबसे वर्ल्ड में सबसे पहले लाया गया है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसको प्रोग्राम लाया गया, इनिशिएट एक्शन प्लान, मतलब फैमिली प्लानिंग, ये सब लाया गया इंडिया में सबसे पहले। लेकिन फिर भी देखो यहाँ का कितना पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है, तो कोई मतलब है नहीं जब तक सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए गवर्नमेंट का, एजुकेशन हर एक व्यक्ति को मिले और अच्छा एजुकेशन मिले। These programs were initiated in 1951, 1951 में ये सब प्रोग्राम जो था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट हो गया था 1951 में, 1951। लेटर ऑन इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कॉल्ड आरसीएच। और जब ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इम्प्रूव किया गया तो उसमें आरसीएच प्रोग्राम लाया गया। आरसीएच का मतलब रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ केयर इसको बोला जाता है। इस प्रोग्राम को जो कब लाया गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में लाया गया, और उसके बाद इस प्रोग्राम को इम्प्रूव करके बनाया गया आरसीएच, मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम विच वेयर इंट्रोड्यूस्ड। ये आरसीएच प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हो गया। अब क्या बोल रहा है, आरसीएच मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसका मेन एम क्या था, मतलब ये जो प्रोग्राम बना, ये जो आरसीएच प्रोग्राम आया, इसका मेन एम, मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य था अवेयरनेस फैलाना इनटू द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर, इन द सोसाइटी, सॉरी इनटू नहीं इन द होगा, क्या बोल रहे हैं, अवेयरनेस फैलाना इन द सोसाइटी, सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना। इसमें क्या होगा, सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना है। मेजर रोल प्लेड बाय, तो ये अवेयरनेस फैलाने में मेजर रोल, महत्वपूर्ण रोल किसके द्वारा निभाया जाएगा, तो उसमें हम लोग भी आते हैं, टीचर आते हैं। तो पहला क्या हो गया, पहला पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड। मतलब जो अवेयरनेस है वो पेरेंट्स के द्वारा भी फैलाया जाएगा, मतलब जो बेबी है उसके पास, या फिर वो मेल हो या फीमेल हो, या फिर वो जिस सोसाइटी में रहते हैं वो मदर दूसरे बच्चों को भी सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, क्या बैड टच है, क्या गुड टच है, ये सब वो बता सकते हैं। जो मिथ है रिप्रोडक्शन को लेकर या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर जो मिथ है उसको भी क्लेरिफाई करना हम लोगों का काम है, टीचर्स का काम है, ताकि एक मेल एंड फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अच्छे से ध्यान रख पाए, उसको बढ़िया रख पाए, उसको हेल्दी रख पाए। तो इसमें क्या हुआ कि जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होता है जो एसटीडी फैलाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, उससे कैसे बच सकते हैं, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं, जो रिप्रोडक्टिव हाइजीन है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, पेरेंट्स, क्लोज फ्रेंड भी इसमें हेल्प करते हैं, टीचर से हेल्प करेंगे और फ्रेंड से हेल्प करेंगे। यहाँ पे क्लोज फ्रेंड बोल दिए, क्लोज रिलेटिव तो इसमें तो एक नंबर होते हैं, वो सबको
जगह जगह पे टोकना कि तुमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो उनसे भी हम लोग सीख सकते हैं। अब देखो, RCH programs creating awareness among the people about various reproduction related aspect। क्या बोल रहा है? RCH प्रोग्राम जो है इसके थ्रू अवेयरनेस फैलाया जा रहा है among the people, लोगों के बीच में अवेयरनेस लाया जा रहा है about various reproduction related aspects and providing facility and support for building up reproductively healthy society are the major task। क्या बोल रहा है? जो सोसाइटी है वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में अवेयरनेस फैलाना और इस सोसाइटी को एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाना, ये सब किस प्रोग्राम के तहत चल रहा है? RCH प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट देखो, स्ट्रेटजी ऑफ RCH। स्ट्रेटजी मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोगों का एग्जाम आता है तो उसके पहले प्लानिंग चलता है, कैसे हम लोगों का स्ट्रेटजी रहेगा ताकि हम लोग एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो उसी टाइप से यहाँ पे भी RCH प्रोग्राम को एक सफल प्रोग्राम बनाने के लिए उसके पीछे बहुत सारा स्ट्रेटजी है, बहुत सारा प्लानिंग है, तब जाकर RCH प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल होगा, वो कंप्लीट होगा, वो अच्छे से चलेगा। तो उसमें देखो स्ट्रेटजी में क्या क्या चीज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैव टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस। क्या बोल रहा है कि अवेयरनेस फैलाने के लिए, अवेयरनेस सोसाइटी में लाने के लिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? विजुअल एंड प्रिंट मीडिया चाहिए। जैसे बहुत सारे गांव में रहता है ना, दीवार पे लिखा हुआ रहता है कि स्लोगन वगैरह कि क्या उसको बोलते हैं, हम दो हमारे दो, छोटा बच्चा छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सब स्लोगन लिखा हुआ रहता है ताकि लोगों को पता चले कि जो छोटा परिवार होता है वो सुखी होता है। इसी टाइप से बहुत सारा स्लोगन लिखा हुआ होता है, बहुत सारा एनिमेशन के थ्रू बताया जाता है, बहुत सारा फिगर वगैरह बनाया जाता है, पोस्टर होर्डिंग वगैरह लगाया जाता है कि किस चीज से बचना है, किस चीज से नहीं बचना। जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो उसके लिए बहुत जगह पे पोस्टर होर्डिंग डिस्प्ले वगैरह लगाकर अवेयर किया जाता है लोगों को, ताकि वो इसके प्रति जागरूक हो जाएं और एसटीडी से बच जाएं। एसटीडी से बचने का एक ही उपाय है प्रोटेक्शन, ताकि आप उससे बच पाओ। मतलब अपने आप को बचाओगे, प्रोटेक्ट करोगे, तब जाकर आप एसटीडी से बच पाओगे। और उसके लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। तो उसको क्या किया जाता है? प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, और फिर गवर्नमेंट भी अपने तरफ से करती है उस चीज को, और उसके अलावा एनजीओज करती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, जो गवर्नमेंट की मदद से ये सब अवेयरनेस फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट देखो क्या है, अवेयरनेस अबाउट अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल लाइक सेक्स एब्यूज, सेक्स क्राइम। क्या बोल रहा है? अवेयरनेस किसके प्रति? जो हम लोगों का एकदम से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हुआ है, जो पॉपुलेशन का इतना रैपिड ग्रोथ जो हो रहा है। आज इंडिया वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हो रहा है उसके लिए अवेयरनेस फैलाना कि जब ज्यादा लोग होंगे तो जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ या फिर किसी भी टाइप का पब्लिक सर्विस दिया जाएगा, वो अच्छे से सबको नहीं मिल पाएगा। मतलब जब पॉपुलेशन ज्यादा रहता है तो लोगों के बीच में जो बेसिक नीड्स होते हैं वो भी आसानी से नहीं पहुंच पाते, वो भी आसानी से उसको नहीं मिल पाता। जैसे क्या हुआ, बेसिक नीड्स में जो ब्रेड होता है, जो रोटी हो गया, खाना हो गया, क्लॉथ हो गया और शेल्टर, ये सब सबको नहीं मिल पाता है क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि सबको कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर जो कोई गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रोग्राम लाती भी है तो सबके पास नहीं जा पाता या फिर सबको नहीं मिल पाता ड्यू टू द पॉपुलेशन। कोई भी चीज अगर जो पब्लिक सर्विस के लिए कुछ बनाया गया है तो वो अच्छे से नहीं रह पाता, वहां पे गंदगी फैल जाता है, वहां डैमेज हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है? क्योंकि पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि मतलब वो चीज पूरा हो ही नहीं पाता, वो बहुत परेशानी हो जाता है उसको
बढ़िया से रखने में, चलाने में। तो इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि हर एक व्यक्ति को अच्छा मेडिकल फैसिलिटी मिल पाए और हर एक व्यक्ति को अच्छा लाइफ स्टाइल मिल पाए। तो इसके लिए पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना है। तो क्या बोल रहा है, उसके प्रति भी अवेयरनेस फैला रहा है गवर्नमेंट। अब देखो, सोशल इविल मतलब जो हमारे सोसाइटी में जो क्राइम हो रहा है, जैसे सेक्स एब्यूज और सेक्स क्राइम, ये सब बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म का जो क्राइम है, वो सबसे घटिया किस्म का क्राइम इसको बोला जा सकता है, वो आजकल सोसाइटी में होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोगों के बीच में डर खत्म हो गया, या फिर उसको ऐसे बोल सकते हैं कि उसमें एजुकेशन की कमी है, इसलिए वो ऐसा कर पाते हैं। एक जो मेंटली जो बढ़िया व्यक्ति होगा, जो मैच्योर व्यक्ति होगा, वो ये सब हरकत कभी नहीं करता। इन केस कुछ लोग करते हैं, वो तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, लेकिन जनरली जो हो रहा है वो सब चीज किस कारण से हो रहा है? ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी से हो रहा है। और ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसका भी कारण है। अब देखो, पॉपुलेशन मस्ट बी अवेयर अबाउट, पॉपुलेशन को किसके लिए अवेयर करना है? एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स और सेक्सुअल मिथ। मतलब एड्स ऐसा खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, और अभी कुछ समय में एड्स के पेशेंट का नंबर इंक्रीज किया है। इसी कारण से जो क्या बोलते हैं, ये जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो आजकल जो कम एज के जो मेल एंड फीमेल बॉयज एंड गर्ल्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्टडी फैल रहा है। इससे बचने के लिए बहुत सारा मेथड्स है, उसको फॉलो किया जाता है ताकि स्टडी ना फैले या फिर मल्टीपल पार्टनर्स ना रहे। बहुत सारा चीज़ें इसके पीछे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट इसमें बहुत सारा काम कर रहा है ताकि स्टडी ना फैले। उसके लिए बहुत सारा अलग अलग तरीके से लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना, यही सब है। लेकिन अब एजुकेशन ही ना रहेगा तो क्या ही कर सकते हैं लोग। इक्वल राइट्स टू मेल एंड फीमेल जेंडर, मतलब हर एक मेल और फीमेल को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। सेक्सुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस, और सेक्सुअल हाइजीन के प्रति भी अवेयरनेस फैलाया जा रहा है और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति भी। अवेयरनेस अबाउट द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब इस पॉपुलेशन ग्रोथ से बचने के लिए लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो उसके लिए क्या यूज करना है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करना है ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सके। अल्टीमेट टारगेट क्या है? कि पॉपुलेशन कम हो। रिसर्च वाज आल्सो इनकरेज इन दिस फील्ड, इस फील्ड में रिसर्च भी हुआ है। उसमें क्या है? एक फीमेल ड्रग का खोज किया गया, एक फीमेल ड्रग का डिस्कवरी किया गया, उसको सहेली बोलते हैं। वो किसके द्वारा किया गया? साइंटिस्ट के द्वारा। वो कहाँ के साइंटिस्ट थे? CDRI के साइंटिस्ट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ के जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, वो क्या बनाए हैं? सहेली बनाए हैं। सहेली एक फीमेल ड्रग है जिसको वीकली लिया जाता है। इसमें तो आगे नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसको वीकली लिया जाता है। ये पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प करेगा। ये क्या है? एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, या एक सहेली एक ऐसा पिल्स है, ऐसा टेबलेट है जो ओरली लिया जाता है फीमेल के द्वारा ताकि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच पाए। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? CDRI के साइंटिस्ट के द्वारा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। जो ये ड्रग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? लखनऊ में। एमनियोसेंटियासिस, एमनियोसेंटियासिस क्या होगा? एमनियोसेंटियासिस में होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको बाहर निकालकर उसको रीड किया जाता है कि जो बच्चा डेवलप हो रहा है, जो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है या फिर उसको कोई बीमारी तो नहीं है। ये सब किससे देखा जाता है? एमनियोसेंटियासिस से। एमनियोसेंटियासिस फ्लूइड इज विथड्रॉ एंड यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग एनी काइंड ऑफ
जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी का मतलब कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको उसमें देखा जाता है, जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, ये सब उसमें आराम से पता चल जाएगा कि जो जीन का पैटर्न है उसके हिसाब से हम लोग कंफर्म कर पाते हैं कि उसको कौन सा डिजीज हो सकता है। इन द डेवलपिंग फीटस से विड्रॉ करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को। स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न इन एमनियोटिक fluid surrounding the developing embryo because increased case of female feticide were reported। क्या बोल रहा है? फोर्सफुली स्टैच्यूटरी का मतलब क्या हुआ? फोर्सफुली बैन कर दिया गया एमनियोसेंटेसिस को, क्योंकि लोग जो हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए ये एमनियोसेंटेसिस का प्रोसेस बना था, लेकिन लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे और इससे क्या डिटरमाइन करने लगे? सेक्स डिटरमाइन करने लगे, सेक्स का पता लगाने लगे कि वो बच्चा जो बड़ा हो रहा है, वो जो फीटस है वो मेल है कि फीमेल है। और उसका पता कैसे चलता है? जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें क्रोमोसोम का पैटर्न देखा जाता है कि वो एक्स वाई है कि एक्स एक्स है। अगर जो एक्स एक्स रहा तो फीमेल और एक्स वाई रहा तो मेल, तो उसमें अगर जो पता चल गया कि वो फीमेल है तो उसको मार दिया जा रहा था, इसलिए उसको बैन कर दिया गया, एमनियोसेंटेसिस को बैन किया गया, क्योंकि फीमेल फीटिसाइड बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन शुड बी प्रमोटेड इन स्कूल। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन शुड बी प्रमोटेड इन स्कूल, इसका मतलब क्या हुआ? जो इम्यूनाइजेशन है, जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, वो स्कूल वगैरह में अच्छे से हो, ताकि जो ग्रोइंग बच्चा है, जो ग्रोइंग चाइल्ड है, उसमें इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप हो, ताकि वो फॉरेन एंटीजन से लड़ सके, मतलब फॉरेन पार्टिकल, वायरस या बैक्टीरिया से वो लड़ पाए। तो ज्यादा हेल्दी बच्चा बनेगा, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। इम्यूनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उसके शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाया जाता है। तो क्या होगा? जो बच्चा रहे, जो बच्चा बनेगा, जो चाइल्ड होगा, उसके अंदर उसका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। इम्यूनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उसमें इम्यून सिस्टम मजबूत किया जाता है थ्रू द वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब उसको वैक्सीन देकर उसके अंदर इम्यून सिस्टम को डेवलप किया जाता है। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी। क्या बोल रहा है? बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, कोई भी सेक्स रिलेटेड मैटर हो उसके प्रति अवेयरनेस होना चाहिए, और हर एक प्रेग्नेंट फीमेल को डिलीवरी करवाने के लिए जो मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी होना चाहिए, जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर के प्रेजेंस में होना चाहिए या फिर एक्सपर्ट नर्स के प्रेजेंस में होना चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा खराब ना हो, कोई भी बच्चा को डेथ ना हो, कोई भी बच्चा उसमें क्या बोल सकते हैं, उसका मदर हो या फिर बेबी हो, किसी को नुकसान ना हो। इसके लिए जो यहाँ पे मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी होना जरूरी है, वहाँ पे डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट होना जरूरी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हॉस्पिटल वगैरह बन रहा है, वो किस लिए है? ताकि हर एक लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि जब तक हमारा जो ग्रोइंग क्या बोलते हैं उसको, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, उसमें जब तक हेल्दी नहीं रहेगा, हमारा देश हेल्दी नहीं बन पाएगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अच्छा मेडिकल फैसिलिटी मिले, इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाती है। बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब जब डॉक्टर के प्रेजेंस में डिलीवरी होगा तो पोस्ट नेटल एंड मैटरनल केयर अच्छे से होना चाहिए, ताकि जो इन्फेंट है और या फिर मदर है, दोनों की जान को खतरा ना हो, दोनों हेल्दी रहे, दोनों का अच्छा से देखभाल हो। सेक्स एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड इन स्कूल, हर एक स्कूल में सेक्स एजुकेशन कंपलसरी किया जाए, ताकि बच्चों को पता चले कि सेक्स रिलेटेड डिजीज के बारे में पता चले, उसके बारे में जो मिथ है, जो मिसकंसेप्शन है, उसको क्लेरिफाई किया जाए। नेक्स्ट देखो, एमनियोसेंटेसिस, इसमें क्या है? ये फीटस है,
यूट्रस के अंदर है, उसके चारों तरफ देखो, इसके चारों तरफ ये क्या है, ये एमनियोटिक फ्लूइड है। इसी एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज से बाहर निकाला जाएगा और इस बेबी को देखा जाता है अल्ट्रासाउंड ट्रांसडक्टर के थ्रू। डिस्प्ले पे देखते हैं कि बेबी का पोजीशन क्या है, उसी हिसाब से एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज को इंजेक्ट करके एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालकर उसको स्टडी करेंगे और जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको पता करते हैं। ये क्या हो गया, ब्लैडर हो गया, ये सर्विक्स है, ये स्पाइन्स है, ये फिटस है। इसी को एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। इसी एमनियोटिक फ्लूइड का स्टडी होता है। अब देखो, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एबव मेंशन्ड पॉइंट रिक्वायर। क्या बोल रहा है कि जितना भी हम लोग अभी पॉइंट्स पढ़े हैं स्ट्रेटजी में कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि एक अवेयरनेस फैलाया जाए अमंग दी पीपल ऑफ द सोसाइटी। जो इस सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनके बीच में जागरूकता फैलाया जाए। वो जितना भी हम लोग तरीका पढ़े, अब वो हम पूरा ज्ञान दे दिए और यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है तो कोई फायदा है ज्ञान का, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना बात हम लोग बोले हैं उसके लिए अच्छा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छा मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए, वहाँ इक्विपमेंट होना चाहिए और वहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्सेज होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी ज्ञान दे दो, कुछ भी कर दो, अगर जो हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन नहीं बना तो सारा ज्ञान व्यर्थ है। अगर जो सारा ज्ञान दे रहे हैं कि अवेयरनेस फैलाने को लेकर और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जाए, उसके लिए अच्छा मशीन नहीं दिया जाए, उसके लिए अच्छा सर्विस ना प्रोवाइड किया जाए और उसके लिए डॉक्टर ना रहे, उसके लिए एक्सपर्टीज ना रहे, उसके लिए एक्सपर्ट नर्स ना रहे, तो ये सारा चीज बेकार है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, मैटरनल सपोर्ट चाहिए, वहाँ पे हर एक प्रकार का मशीन हो, अच्छा से अच्छा फैसिलिटी हो। बिना इसके सारा ज्ञान अधूरा है, सारा स्ट्रेटजी अधूरा है, समझे। इसलिए हर एक काम करे तो उसके पीछे प्रॉपर उसका व्यवस्था होना चाहिए ताकि वो अच्छे से हो पाए। तो गवर्नमेंट इतना सारा स्कीम लाता है, कोई नहीं सक्सेसफुल हो पाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइप से उतना फंड नहीं दिया जाता है या फिर उतना ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, या फिर लोगों के बीच में एजुकेशन की कमी है, इसके कारण होता है। पॉपुलेशन भी इतना ज़्यादा है, इसके कारण भी होता है। तो बहुत सारा एस्पेक्ट है कोई भी प्रोग्राम को फेल होने का। तो उसमें से सिर्फ एक ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट नहीं करती या फिर पॉपुलेशन, उसके पीछे सबसे मेन कारण हमको जैसा लगता है कि सबसे मेन कारण है एजुकेशन। एजुकेशन सबसे मस्ट है, वो हर एक इंडिविजुअल को एक अच्छा एजुकेशन मिलना जरूरी है। तो हम लोग इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू। इसके बाद हम लोग इसके आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और फिर NCERT रीडिंग भी लगाएंगे।